जी हां, यूपी में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और समाचार प्लस पर आप देखेंगे कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। आपको बता दें, अखिलेश यादव की 16 महीने पुरानी सरकार का आज एक बार फिर से मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जो नाम सामने आ रहे हैं, कैलाश यादव को कैबिनेट में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। गायत्री प्रजापति और राम मूर्ति वर्मा का प्रमोशन भी तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में इस समय 56 सदस्य हैं, जबकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के लिहाज से अगर हम देखें तो ये संख्या 60 हो सकती है। इस तरह मंत्रिमंडल में सिर्फ 4 सीटें खाली हैं। अब से कुछ ही देर में राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल में इस समय 4 स्थान खाली हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय और जातीय संतुलन दुरुस्त करने के लिहाज से इस विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। विस्तार को लेकर बुधवार को यहां दिन भर सियासी हलकों में अटकलें और हलचल तेज रही। सपा के नेता मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए देर रात तक माथापच्ची करते रहे। आपको बता दें, जो नाम सामने आ रहे हैं, गाजीपुर से कैलाश यादव जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाया जाता है, तो वहीं गायत्री प्रजापति और राम मूर्ति का प्रमोशन हो सकता है। वहीं बलिया से नारद राय को नया कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू जी जुड़ गए हैं। गोविंद पंत राजू जी, 4 नाम सामने आ रहे हैं, 2 का प्रमोशन और 2 का कैबिनेट में शामिल होना, और क्या जानकारी मिल पा रही है? अंदर खाने से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? दिव्यांश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार का जो विस्तार है, इसको लेकर जो विधायक हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और विधायकों का अंतिम क्षणों तक ये दबाव रहा है कि किसी तरह से उनका नाम शामिल हो जाए। बहुत सारे विधायक इस बार ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका नाम किसी तरह से विस्तार में उनको जगह मिल सकेगी, लेकिन सिर्फ 4 लोगों की जगह खाली है और जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके मुताबिक 2 लोगों की छुट्टी हो सकती है अलग अलग वजहों से, तो 6 लोगों को शामिल किए जाने की बात है। तो इस वजह से जो विधायक हैं, सारे विधायकों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और ये माना जा रहा है कि इसके बाद जल्दी ही कुछ और लाल बत्तियों का भी बंटवारा किया जाएगा। जी गोविंद राजू जी, कल जो है तमाम तरह अटकलें लगती रही, माथापच्ची होती रही और कौन सा नाम सामने आएगा इसको लेकर आखिरी वक्त तक जो है सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी कैबिनेट का जो आज विस्तार है, क्या आप मानते हैं कि सरकार के लिए काफी अहम है? क्योंकि जिस तरह से अब जातीय रैलियों पर फिलहाल रोक लग गई है, कम से कम जातीय समीकरणों के जो कैलकुलेशन है उसको ठीक ठाक बिठाना चाहेगा ताकि आगे कोई विवाद ना हो। नहीं, जातीय समीकरणों का जहां तक सवाल है, जब पहली बार ही मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था उस वक्त भी समाजवादी पार्टी की इस नई सरकार में इन चीजों का काफी ध्यान रखा गया था और अब आज जो विस्तार है उस विस्तार में भी इसी चीज को ध्यान में रखा जा रहा है कि जिन जातियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए उन जातियों के लोगों को शामिल किया जा सके। जिन जातियों में नाराजगी है उसको खत्म करने की अगर कोई इसके जरिए कोशिश हो सकती है तो उसका प्रयास किया जा रहा है और ये भी संभावना है कि एक महिला को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो इस सरकार में सिर्फ एक महिला मंत्री है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये तो बात बिल्कुल तय है कि जो जातीय समीकरण है वो इसमें मुख्य रूप से उसको ध्यान में रखा गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस जो फेरबदल है इसमें अखिलेश यादव की बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। गोविंद पंत राजू जी, जब हम बुंदेलखंड क्षेत्र को देखते हैं तो वहां से कोई मंत्री नहीं है। क्या बुंदेलखंड में जो सूखा लगातार बना रहता है, क्या ये सूखा कम से कम कैबिनेट विस्तार में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या इस बार भी नहीं? नहीं, इस बात के संकेत तो है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विस्तार है, विस्तार के लिए किनको बनाया जा रहा है, इसका बहुत आखिरी क्षणों तक खुलासा नहीं किया गया और इस वजह से एकदम से साफ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकेत इस बात के हैं कि इस बार बुंदेलखंड का सूखा खत्म करने की छोटी सी एक कोशिश जरूर होगी। गोविंद पंत राजू जी, एक और नाम है जिसको लेकर साफ तौर से लग रहा है कि सरकार पशुपेश में है, विडम्बना में है, और वो नाम है राजा भैया का। क्या जानकारी मिल पा रही है? अब अभी तक राजा भैया के समर्थक, कल तक तो ये माना जा रहा था कि राजा भैया की वापसी हो रही है, लेकिन आज राजा भैया के समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है। तो ये इस बात के संकेत है कि राजा भैया की फिलहाल वापसी शायद नहीं हो रही है, क्योंकि शिवाकांत ओझा को प्रतापगढ़ से जो विधायक हैं उनको कैबिनेट में लिए जाने की बात है। तो इसे देखते हुए और जो एक दूसरे मंत्री हैं जो एक तरह से राजा भैया के करीबी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, अरविंद सिंह गोप,
उनकी तरक्की की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि उस मामले में शायद राजा भैया नहीं लिए जा रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। अतुल जी, बुंदेलखंड क्षेत्र जहां पर सूखा है, जहां पर स्थितियां बेहद खराब हैं, वहां से उम्मीद की जाती है कि कम से कम एक विधायक को तो कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन अटकलें लगती रहती हैं, आखिरी समय में झटका लगता है। क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जैसे गोविंद पंत राजू साहब कह रहे थे, बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। आप बुंदेलखंड की अगर भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक विषय वस्तु को समझें तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये एमपी और यूपी में बराबर बटा हुआ है। 7 जिले दोनों तरफ हैं और अब उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं बुंदेलखंड के, इसमें 19 विधानसभा की सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में 5 सीटें सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के पास हैं और इन 5 में जितने भी विधायक हैं वो सब 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार और कुछ तो 3 बार भी जो हैं वो विधायक बने हैं। जैसे बदेरू, बांदा जनपद की बदेरू से विधायक हैं विशंबर सिंह यादव, ये 2 बार के विधायक हैं। चित्रकूट से डाकू ददुआ का जो बेटा है वीर सिंह पटेल, ये पहली बार विधायक है और दूसरी बार विधायक है और उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है। धरौठा से दीप नारायण यादव है, ये 3री बार विधायक हैं। उरई से दयाशंकर वर्मा 3री बार विधायक हैं, 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। मौरानीपुर से डॉक्टर शशि आर्या, ये पहली बार विधायक हैं। तो बुंदेलखंड के विकास का दम तो हर कोई भरता है। बुंदेलखंड के विकास का दावा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक करते हैं, लेकिन जब बात बुंदेलखंड के प्रतिनिधित्व की आती है तो इन सबको साफ सुन जाता है। वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार देखना, और गोविंद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार एक छोटी सी कोशिश हो सकती है, एक मैसेज दिया जा सकता है कि बुंदेलखंड में हम बुंदेलखंड के लिए गंभीर हैं। लेकिन अगर हम मायावती मंत्रिमंडल की बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुंदेलखंड से यही आते हैं। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा वो बुंदेलखंड से आते हैं। तमाम दूसरे हैवीवेट लोग हैं जिनको लाल बत्तियां मायावती के जमाने में दी गई और हमेशा से क्योंकि ये बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, इसीलिए क्या इस बार सपा जो है बसपा के गढ़ में अपनी सेंधमारी के लिए मंत्री बनाना चाहिए, ये वहां के लोगों की उम्मीदें हैं। जी, और अतुल जी, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को और आगे ले जाने के लिए जीतने के कवायद में भी काफी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 5 से 6 सीटें बुंदेलखंड क्षेत्र में फैली हुई हैं जी, और इन सीटों पर जो बहुतायत है वो बसपा की है, उसके बाद सपा नंबर 2 है, बीजेपी नंबर 3 है, फिर कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं। ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि क्या मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी बुंदेलखंड क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ना चाहते हैं क्या? अगर ऐसा उन्होंने मन बना लिया है कि साहब बुंदेलखंड क्षेत्र में उनकी पार्टी आशातीत सफलता हासिल करने नहीं जा रही, तो फिर भले ही उपेक्षा करें। लेकिन अगर बुंदेलखंड में भी उनको आशातीत सफलता हासिल करनी है तो उन्हें उचित रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जी जी, अभी विशंबर प्रसाद निषाद भी जो है एक बड़ा नाम है, उनके खिलाफ एक मामला चल रहा था अगवा करने का, अपहरण करने का और हत्या कराने का। जिस युवक की हत्या करने का मामला उनके खिलाफ चल रहा था, वो उस युवक को बांदा के जो एसपी हैं उदय शंकर जायसवाल, उन्होंने मुंबई से ढूंढ निकाला, तो वो मामला भी उनके खिलाफ खारिज हो गया, उसमें इनको क्लीन चिट हो गई। तो विशंबर प्रसाद निषाद जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो बसपा में भी रह चुके हैं, आजकल सपा में है, वो भी एक तगड़े दावेदार हो सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास जो खबर है, गोविंद भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अखिलेश जी के ठीक बाजू में वो बैठे हैं इस वक्त, जहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वहां पर बताया जा रहा है कि जहाँ मीटिंग हो रही वहां पे अखिलेश जी के ठीक बाजू में विशंबर प्रसाद निषाद बैठे हुए हैं। तो क्या वो एक नाम हो सकते हैं? वो अमेरिकी में अभी वो, ये सब चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और क्या कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। जी गोविंद जी, आपकी प्रतिक्रिया? गोविंद जी, आपको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पूरे सूबे के विकास की बात कही थी, पूर्वांचल को प्रमुखता दी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर वो कुशवाहा परिवार को शामिल कर सकती है तो बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व देना तो जरूरी है। मुझे लगता है कि वो दिया ही जाना चाहिए। जी अतुल जी, लेकिन हम लगातार एक सवाल हमेशा उठाते रहे हैं कि आखिरकार बुंदेलखंड की इतनी उपेक्षा क्यों की जाती है? दावे किए जाते हैं जब वहां पर चुनावी सभाएं होती हैं कि विकास होगा, तस्वीर बदलेगी, लेकिन जब कैबिनेट की बात आती है तो वहां पर किसी को जगह मिलती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और बुंदेलखंड के विकास के नाम पर आप केंद्र सरकार से स्टिमुलस पैकेज लेते हैं, आप अरबों रुपयों का जो पैकेज है वो आप केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं बुंदेलखंड के विकास के नाम पर। राहुल गांधी अपने जो चुनावी शंखनाद है उसमें कहते हैं कि साहब बुंदेलखंड का हम समुचित विकास करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं। देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुंदेलखंड में कौन कौन से विधायक हैं जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो जिनका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल बहुत हाई फाई प्रोफाइल है, 3 बार के विधायक हैं।
क्या 3 बार के विधायक को मंत्री बनने का अधिकार अब नहीं तो कब है, जब आप लोकसभा चुनावों के समीकरण साध रहे हैं? मेरी पीड़ा इस बात की है कि अगर आपको बुंदेलखंड का विकास नहीं करना तो आप उसके दावे ना करें। आप कहते हैं कि साहब बुंदेलखंड हमारी विकास की प्रायोरिटी में नहीं है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में विकास करेंगे, अवध प्रांत में विकास करेंगे। फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्यों कहते हैं कि उन्होंने 27 सितंबर 2012 को एक बयान दिया था, ये बयान समाचार पत्र पर हमारे पास है, हमें बयान आगे दिखाएंगे। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने दावा क्यों किया था कि इस बार बुंदेलखंड का सूखा हम खत्म करेंगे और वहां से किसी को मंत्री बनाएंगे? भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो गढ़ है जनपद बांदा, यहां से जो सपा के एकमात्र विधायक हैं, आप उनको मंत्री क्यों नहीं बना सकते? जी, जो लगातार कांग्रेसी विधायक विवेक सिंह से मोर्चा लेते हैं, जो नसीमुद्दीन और उनके परिवार वालों से मोर्चा लेते हैं, विशंबर सिंह यादव बदेरू के विधायक हैं, आप उन्हें मंत्री क्यों नहीं बना सकते? दीप नारायण 3 बार के विधायक गरौटा से हैं, आप उन्हें मंत्री क्यों नहीं बना सकते? 2 बार के पूर्व राज्य मंत्री रहे जो आपके उड़ई वाले जयशंकर वर्मा हैं, आप इन्हें मंत्री क्यों नहीं बना सकते? राममूर्ति वर्मा को आप प्रमोट कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर, लेकिन जो 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं और 3 बार विधायक जयशंकर वर्मा, आप इनको पीछे किए हुए हैं। चलिए, अगर आप हम बात करते हैं कि आप MY समीकरण साधते हैं, आप यादव और मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई विशंबर सिंह यादव दूसरी बार के विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, बांदा के बदेरू के हैं, आप इन्हें मंत्री क्यों नहीं बना रहे? गरौटा से दीप नारायण यादव 3 बार के विधायक हैं, आप इन्हें मंत्री क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल सवाल है जो सवाल उठेंगे और जरूर उठेंगे। अगर इस बार भी बुंदेलखंड का सूखा अखिलेश यादव ने समाप्त नहीं किया तो लोकसभा चुनावों में उनकी डगर जो है वो बहुत मुश्किल होगी इस बार। बिल्कुल इसका असर पड़ सकता है। गोविंद पंत राजू जी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? बुंदेलखंड में जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, कौन सा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे आगे है? नहीं, जो चर्चाएं हैं उसमें तो इस तरह की बात सामने आ रही है कि विधान परिषद से बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। जो विधायक हैं विधानसभा के, उनका नाम तो फिलहाल अभी तक जो चर्चाएं हैं उनमें नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है, मुझे लगता है कि ये जो रहस्य है इस पर पर्दा अब उठने ही वाला है। जी, अतुल जी, आप भी खुद बुंदेलखंड से हैं, आप लगातार वहां के राजनीति और सियासत को बखूबी समझते हैं। क्या वजह नजर आती है आपको कि बार बार उपेक्षा की जाती है इस क्षेत्र की? देखिए, वजह सिर्फ यही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो सपा हो, दोनों पार्टियों ने इस कदर अपने आंकड़े फिट किए हैं कि उनको बुंदेलखंड के जो बहुसंख्यक जो मतदाता हैं, अब लगता है कि उनकी जरूरत नहीं रह गई। तो सवर्ण जो अगली जातियों के लोग हैं वो केवल बातें करने के लिए ही हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आप उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो आप मुसलमान, दलित और थोड़े बहुत यादवों का प्रतिनिधित्व करके आप बुंदेलखंड को इसी समझ लेते हैं। और इस वक्त जो हमारे पास एक और खबर आ रही है कि प्लेटफॉर्म बुंदेलखंड है, वो ये है, जैसा गोविंद भाई कह रहे थे, गोविंद भाई की सूचना बिल्कुल सही थी। आज सुबह से ही राजा भैया के जो समर्थक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और अब खबर हमारे पास जो पुख्ता खबर ये आ रही है, मैं इसको 99.9% पुख्ता करना चाहूंगा। राजा भैया मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, उमर अली खान साहब मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, यासर अली शाह ये भी बाहर हैं, शिवाकांत ओझा भी बाहर रखे जा सकते हैं। जी, गुड्डू पंडित का भी टिकट कट गया, और अभी ये जो है ये अभी आधी लिस्ट है, और जो नए कैबिनेट मंत्री होंगे उनमें नारद राय, कैलाश यादव और राममूर्ति वर्मा और ये आपके गायत्री प्रसाद प्रजापति को प्रमोशन मिलेगा। ये तस्वीर देखिए बहुत साफ हो गई है कि आप राममूर्ति वर्मा और गायत्री प्रजापति को आप प्रमोशन दे रहे हैं। इसके अलावा आप जो 2 नए मंत्री शामिल कर रहे हैं वो नारद राय और कैलाश यादव हैं, और जो कयास लगाए जा रहे थे राजा भैया के, उमर अली खान के, यासर अली शाह के, शिवाकांत ओझा के, चारों में से किसी को, और गुड्डू पंडित, इन 5 को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये इस वक्त अपडेट हमारे पास आ रहा है। जी, गोविंद पंत राजू जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कैलाश यादव जी और नारद राय को कैबिनेट में शामिल किया जाता है, यानी गाजीपुर और बलिया क्षेत्र जिससे ये विधायक आते हैं, इन क्षेत्रों को अहमियत दी जा रही है, ये क्या समीकरण बयान कर रहे हैं? नहीं, पूर्वांचल पर फिर ज्यादा ध्यान दिया गया। नारद राय के मामले में तो ये समझा जा सकता है कि जो ब्राह्मण मतदाता हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश है, लेकिन ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के विश्वस्त हैं। तो जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो ये दोनों जो नियुक्तियां हैं, इनको इसलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि इसका असर निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। जी, अब मैं एक बार फिर से आना चाहूंगा उसी बात पर जो लगातार हम उठा रहे हैं कि आखिरकार बुंदेलखंड को क्यों उसकी उपेक्षा का शिकार रहता है। अतुल जी, आप समझना चाहेंगे कि अगर इस बार भी उपेक्षा का शिकार रहा तो क्या समाजवादी पार्टी
बीएसपी को एक तोहफा देने जा रही है? नहीं, बीएसपी को तोहफा देने नहीं जा रही, ये तोहफा भाजपा के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि विजय बहादुर सिंह जो बसपा के नेता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इसके पहले लोकसभा में रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ की और जिस तरह से खुद को मोदी की लहर में समाहित किया, मायावती जी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब कहा जा रहा है कि थावर चंद गहलोत से उनकी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब अमित शाह से मिलकर वो किसी भी दिन वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के दौरे का इंतजार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी यूपी में दौरा करें और फिर विजय बहादुर सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाए। ये तमाम कयास लग रहे हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी की लहर बुंदेलखंड में चली, जैसी कि चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बुंदेलखंड का बांदा वो क्षेत्र है जब कार सेवा के लिए ये जो अपना उमा भारती जी हैं, महसी देवी मंदिर में अपने बालों का मुंडन करा के अयोध्या के लिए रवाना हुई थी और रास्ते में गिरफ्तार हुई थी। बुंदेलखंड का ये बांदा ही है जो संघ का के हिसाब से बहुत बहुत मजबूत माना जाता रहा है। हालांकि नसीमुद्दीन ने इस संघ के गढ़ में गेंद लगाई और अपने आप को राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत किया यहाँ पर। तो एक बार दोबारा से भाजपा के सुनहरे दिन वापस लौट सकते हैं अगर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड की उपेक्षा की। तो बुंदेलखंड की जो 19 विधानसभा सीटें हैं, इनमें अब चुनाव अभी होने नहीं जा रहे हैं, सरकार हालांकि पूर्ण बहुमत में, लेकिन जब भी कभी लोकसभा के चुनाव इसमें होंगे, इस साल के लास्ट में हो या अगले साल की शुरुआत में हो या मिड में हो, तो भाजपा को यहां से मोदी की लहर के सहारे फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि एक तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बांदा से आगे निकल गए, फतेहपुर से और आगे निकल गए, फतेहपुर बुंदेलखंड का एक्टिव हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो बसपा के बड़े नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में फंसे रहे, बाबू सिंह कुशवाहा हो, तमाम दूसरे लोग हों, इन सारे लोगों की उपेक्षा, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का तिरस्कार, तो अब फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस व्रतप्राय पड़ी है प्रदेश में। हालांकि बांदा सदस्य जो विधायक हैं वो विवेक सिंह कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में भाजपा को पूरा फायदा बुंदेलखंड में मिलता नजर आ सकता है सपा की उपेक्षा का। चलिए, कुछ ही देर में राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। अतुल जी आप बने रहिए हमारे साथ और गोविंद पंत राजू जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं यूपी में कैबिनेट के विस्तार की। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर समीकरण क्या है, क्या स्थितियां बनती और बिगड़ती दिखाई दे रही हैं और जिन नामों को सामने लाया जा रहा है उसके पीछे क्या राजनीतिक स्थितियां हैं और सियासत है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से गोविंद पंत राजू जी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी भी। सबसे पहले मैं करूंगा अतुल जी का। अतुल जी, जनता जरूर ये समझना चाहेगी कि जब भी इस तरह से कैबिनेट का विस्तार होता है उसके पीछे सरकार की क्या मंशा होती है, क्या राजनीति होती है और किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखकर सरकार अपने कदम आगे बढ़ाती है? देखिए, घोषित तौर पे तो सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से जो कहा जाता है वो ये कि साहब विकास को और ज्यादा गति देने के लिए हम अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में दिया जा रहा है ताकि क्षेत्र का हर जिला, हर तहसील, हर ग्राम स्तर पर विकास की लहर को सुनिश्चित किया जा सके। दावे ये किए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे हकीकत जो होती है दिव्यांश, वो हर किसी को पता है। इसके पीछे आपको जातिगत समीकरण साधने होते हैं। इसके लिए आपको अपने आने वाले चुनावों में अपने आप को मजबूत करना होता है। आपको दूसरे दलों में सेंध लगानी होती है। जनता के बीच में एक मैसेज भिजवाना होता है कि देखिए फला जाति के लोग हमारे कितने करीबी हैं। ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो साधे जाते हैं पर्दे के पीछे से। लेकिन सामने ये कहा जाता है कि साहब क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा विकास होगा, उनको महती जिम्मेदारी दी जा रही है। ये कह के मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात की जाती है ताकि सरकार का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जो हकीकत है वो इन दावों के एकदम उलट है। जी गोविंद पंत राजू जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि यूपी की सियासत को भांपते हुए अब जब कैबिनेट का विस्तार होगा तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, अखिलेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो निश्चित रूप से जो लोकसभा का चुनाव है दिनांश, वही है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव न सिर्फ अखिलेश यादव के लिए बल्कि मुलायम सिंह यादव के लिए भी उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस बार का लोकसभा चुनाव अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए है और वही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जो बेताबी और बार बार जो निर्णयों में जल्दबाजी या गड़बड़ियां भी जो दिखाई देती है, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे जो इस लोकसभा चुनाव के समीकरण है उनको साधने की हड़बड़ी भी इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। और आज का जो विस्तार है
उसमें भी इसी बात को ध्यान में रखा गया है। इसी पर जो सबसे ज्यादा जोर है वो इसी बात पर दिया गया है कि किस तरह से इस जो विस्तार है इसके जरिए लोकसभा के समीकरणों को और साधा जा। जी हाँ, अतुल जी, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों से पहले ये आखिरी बार कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, विस्तार और बदलाव कभी भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो उनके मूड के ऊपर है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो मूड है, ये सारे के सारी समीकरण उस मूड के ऊपर निर्धारित हैं। आप ये समझ लीजिए, इसको आप आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कह सकते, लेकिन जो जानकार हैं वो उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के हवाले से ये खबरें प्लांट की जा रही हैं। मैं इन खबरों को देना नहीं, इन खबरों को प्लांट करना कहूंगा कि साहब ये आखिरी कैबिनेट का विस्तार है, ये आखिरी फेरबदल है। सवाल ये है कि आप आखिरी फेरबदल में तो आप मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की जो सीमा है वो 60 से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन आपने इन 60 के अलावा बाकी 80 लोगों को लाल बत्तियां बांट दी। तो ये जो फौज फाटा और सायरन और भोंपू बजाते हुए जो मंत्री निकलते हैं, 100 टोटल 60 ही हो गए, 80 वो हो गए, 8 और 6 14, 140 138 जो लोगों को आपने जो लाल बत्तियां बांटी हैं, इन लाल बत्तियों का अभिप्राय क्या, इनसे फायदा क्या, प्रदेश को इससे क्या लाभ मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा। आप प्रदेश के खजाने पर अनावश्यक बोझ तो नहीं डाल रहे, आप जातिगत समीकरणों को साधने के लिए प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे जी। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। और मौजूदा मंत्रिमंडल के विस्तार में जैसा पिछली बार हुआ था कि पिछली बार भी मुसलमानों को एक भी जगह नहीं दी गई थी, कहा गया था कि साहब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन पिछली बार भी नहीं मिला। इस बार भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार भी मुसलमान मंत्री एक भी नहीं होगा। अब ऐसे में तमाम तरह की चर्चाएं दूसरी उठेंगी कि आप खालिद मुजाहिद को तो मुआवजा देने जाते हो, मंत्रियों को भेजते हो, आप कहते हो यादव और मुसलमान आपके जो है सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन आप उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। अगर आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं मुसलमान एक भी नहीं हुआ, तो फिर आपकी आलोचनाएं होंगी, फिर लामबंदी होगी, तो फिर जो मुसलमान मतदाता है अगर आपसे खिन्न होता है तो फिर कहा जाएगा आप उनको साधने के लिए क्या कर रहे हो। कहा जा रहा है कि एक राज्य मंत्री है हाजी रियाज, आप उनका प्रमोशन करना चाहते हो, लेकिन अब हमारे पास खबर यानी कि उनका प्रमोशन भी नहीं होगा। ऐसे में आखिरकार आप क्या समीकरण साधना चाहते हैं और समीकरण कैसे सधेंगे आपकी चाहत के हिसाब से, ये बस कुछ मिनटों में दिव्यांश साफ हो जाएगा। कुछ मिनटों में साफ हो जाएगा। तस्वीर जो दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, क्या वो उतनी साफ है या उसमें अभी भी धुंधलाहट है? तमाम तरह के सवाल हैं। आप दोनों में हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम बात करेंगे विफर से उस क्षेत्र की जो क्षेत्र हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार